दोस्तों, हाल ही में मैंने करुणगाप्पियम नामक तमिल हॉरर फिल्म देखा है और फिल्म को कई लोग काजल कार्तिका नाम से भी जानते होंगे। फिल्म के नेम का लिटरल ट्रांसलेशन है ब्लैक नोवेल और इस फिल्म को डीके डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म की कहानी उस टाइम पे बेस्ड है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। यहाँ हम उमा नाम की लड़की से मिलते हैं जो घर बैठे बोर हो रही थी और ऐसे में उसकी दोस्त प्रिया सजेस्ट करती है कि क्यों न उमा एक लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़े। आफ्टर ऑल ये लाइब्रेरी प्रिया के भाई आनंद का है और लाइब्रेरी लॉकडाउन में बंद ही रहता है। हम ये भी जान पाते हैं कि आनंद इस लाइब्रेरी को हाल में ही खरीदा था। बस फिर क्या था, उमा फौरन आनंद के साथ उसके लाइब्रेरी जाती है और यहाँ उमा के हाथ एक बहुत ही पुरानी किताब लगती है जिसका नाम था करुणगाप्पियम। इस किताब के अंदर कुछ अजीब शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई थी जो कि प्रेजेंट टाइम की थी, जबकि ये किताब तो 100 साल पुरानी थी। अब ऐसा कैसे है वो तो हमें एंड में पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उन शॉर्ट स्टोरीज के बारे में बता देता हूं जो उमा इस किताब में पढ़ती है। तो पहली कहानी मीरा नामक लड़की की थी जो कि एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के स्टेयर्स पे बैठ के रो रही थी। क्यों? क्योंकि मीरा का लैंडलॉर्ड उसे घर से निकाल दिया था और लॉकडाउन वाले माहौल में मीरा के पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। अब इसी कॉम्प्लेक्स में शक्ति नाम का एक बंदा भी रहता था जिसके पास एक 2 BHK घर था और वो मीरा को अपने घर पे रहने के लिए बुला लेता है। अब अगली सुबह मीरा और शक्ति को पता लगता है कि मीरा का लैंडलॉर्ड मारा गया। दरअसल लैंडलॉर्ड की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई थी जिससे बीवी उसके सर पे पैन मार दी और इससे लैंडलॉर्ड का सर फट गया और वो मारा गया। नाउ मीरा वाज शॉक टू नो दिस क्योंकि जब लैंडलॉर्ड मीरा को अपने घर से निकाला था तो मीरा यही कर्ज करी थी कि उसका लैंडलॉर्ड सर फट के मारा जाएगा। इनफैक्ट 1 वीक पहले इनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक इस्त्री करने वाले इंसान की जल के मौत हुई थी और ठीक उसके 1 दिन पहले मीरा गुस्से में उसे बोली थी कि वो जल के मर जाए क्योंकि इस्त्री वाला मीरा के एक एक्सपेंसिव साड़ी को जला दिया था। अब ये सुन के शक्ति हैरान था, लेकिन ऑफ कोर्स वो मीरा की बातों को यकीन नहीं करता। अब अगले दिन मीरा घर पे अकेली थी और वो पाती है कि शक्ति उसे बाहर से लॉक करके कहीं गया था। जब शक्ति लौटता है तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग था, मानो इसमें वो किसी की बॉडी को रखने वाला हो। ऐसे में मीरा शक्ति से उस बैग के बारे में पूछती है और शक्ति कहता है कि ये उसका निजी मामला है। ना ऑफ कोर्स इससे मीरा को शक्ति पे शक होने लग गया था और रात में वो छुप के देखती है कि शक्ति अपने कमरे में उसी बैग को घसीट के कहीं ले जा रहा था। देख के क्लियर था कि बैग के अंदर कुछ बहुत ही भारी रखा गया था। खैर अगली सुबह शक्ति के एब्सेंस में मीरा उसके कमरे में एक और बैग को खोल के चेक करती है और इसमें एक लड़की की लाश थी। इतना ही नहीं, शक्ति के वॉशरूम में भी एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। मीरा यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि शक्ति डोर को बाहर से लॉक करके ही कहीं जाता था। तो उस रात जब मीरा सोने का नाटक कर रही होती है तब शक्ति मीरा के कमरे में आके उसे गलत तरीके से टच वगैरह करता है। मीरा पूरी तरह से डर गई थी और अगली सुबह वो सामान पैक करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन शक्ति मीरा को जाने ही नहीं देता। इनफैक्ट वो मीरा का सर पटक के उसे बेहोश करके बांध देता है। जब मीरा को होश आता है तो वो देखती है कि शक्ति एक लड़की की लाश को बेरहमी से स्लैश कर रहा था। अब इस पॉइंट पे हम जान पाते हैं कि शक्ति एक्चुअली में एक बुरा सा ठरकी इंसान है जो कि अपने अपार्टमेंट में 3 लड़कियों को कैद करके रखा था। वो उनके साथ गलत किया और उन्हें मार भी दिया। अब शायद मीरा की बारी थी और शक्ति यहाँ मीरा की फोटोज वगैरह अपने एक फ्रेंड को भेजता है, ब्रैगिंग कि देखो मैं कितनी सुंदर लड़की को अपने घर में फंसा लिया हूँ। लेकिन तभी शक्ति के अपार्टमेंट में चेयर्स वगैरह अपने आप मूव होते हैं और हम यहाँ कुछ स्पिरिट्स को देख पाते हैं, लाइक स्त्री वाले की स्पिरिट, लैंडलॉर्ड की स्पिरिट जो कि शक्ति को हॉन्ट कर रहे थे। हद तो तब होती है जब शक्ति का दोस्त वीडियो कॉल पे बताता है कि मीरा के सोशल मीडिया प्रोफाइल में सब उसे RIP लिखे हुए हैं और वो भी 5 साल पहले की पोस्ट्स में, यानी कि मीरा 5 साल पहले ही मारी जा चुकी है। इस पॉइंट पे शक्ति फौरन अपने कमरे में जाता है, लेकिन मीरा अब वहां चेयर पे नहीं थी। तभी हम शक्ति के पीछे मीरा की स्पिरिट को देखते हैं जो उसे मार डालती है। इस कहानी के आखिरी
सीन में हम मीरा को वापस अपने बैग्स वगैरह के साथ देखते हैं, जहां वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों पे जाके बैठ जाती है। वो कैमरे की तरफ देख के पहले तो डरावना सा एक स्माइल देती है, फिर वही रोने का नाटक करने लगती है। यहीं पे पहली स्टोरी खत्म। तो दोस्तों इस स्टोरी से क्लियर था कि मीरा 5 साल पहले ही मर चुकी थी और उसकी स्पिरिट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कई लोगों को फंसा के मार रही थी। अब वो सिर्फ बुरे लोगों को मारती थी या किसी को ही मार देती थी, ये हमें क्लियर नहीं किया गया है। खैर इस कहानी को पढ़ने के बाद उमा दूसरी कहानी पढ़ती है जो कि काजल नाम के लड़की की थी। काजल एक खूबसूरत लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थी और उसके घर पे अक्सर सोशल मीडिया के मेन इन्फ्लुएंसर्स कोलैब करने आते थे। काजल उन्हें घर के अंदर तो आने देती थी, लेकिन पहले उनके हाथ सैनिटाइज करवाती, देन डिटर्जेंट से हाथ धुलवाती ताकि जो भी अंदर आए उसके हैंड्स एकदम क्लीन हो। तो एक बार काजल लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जब स्ट्रीम के दौरान वो अपने घर में एक आदमी को भागते देखती है। काजल फौरन स्ट्रीम बंद करके इस आदमी को घर में ढूंढना शुरू करती है और ये आदमी काजल पे हमला कर देता है। देन हम घर में कुछ और मर्दों को भी देखते हैं और ऐसा लग रहा था मानो सब काजल पे हमला कर रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद में हम काजल को एक कमरे में जाते देखते हैं जिसके अंदर कई मर्द बंधे हुए थे। दरअसल विलेन ये मर्द लोग नहीं बल्कि काजल थी, जो कि अपने घर आए हर एक इंसान को अंदर बुलाती, चाहे वो दूध वाला हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो या एनीवन एल्स। देन वो उन्हें बंदी बना लेती और उनकी उंगलियां काट लेती थी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वो इतना हाथ धुलवाती थी और जो लोग काजल पे हमला कर रहे थे वो बेचारे उंगली कटवाने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश में थे। काजल यहाँ सबको बंदी बना के रखी थी और वो अगेन एक इंसान की उंगली काटने लगती है। तभी काजल का डोर बेल रिंग होता है और इस बार फिर से एक बंदा कोलैब करने काजल के घर पे आया था। काजल यहाँ उसका भी वैसे ही हाथ धुलवाती है और उसे घर के अंदर बुलाती है। यहीं पे ये वाली कहानी खत्म। तो इस कहानी में भी क्लियर था कि काजल एक ऐसी इन्फ्लुएंसर थी जो कि मेंटली स्टेबल नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर लोगों की, खास करके मर्दों की उंगलियां काटने का एक पता नहीं क्या था। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद उमा के साथ लाइब्रेरी में थोड़ी असाधारण गतिविधियां होती है, स्टिल वो इस पे बिना ज्यादा ध्यान दिए अगली कहानी पढ़ने लगती है। तो नेक्स्ट स्टोरी में हम श्रुति नाम की एक सिंगर को देखते हैं जो कि किसी जेकब नामक डायरेक्टर के साथ थी। ये दोनों एक म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ के घर जाते हैं टू रिकॉर्ड अ म्यूजिक। अब भले सिद्धार्थ का म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम था, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़ा अजीब ही इंसान था और गाने कॉपी करता था। खैर ये लोग रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और श्रुति गाना भी शुरू करती है, लेकिन हर बार रिकॉर्डिंग के बीच सिद्धार्थ को किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उसे अजीब धमकियां दे रहा था। हद तो तब हो जाती है जब सिद्धार्थ एक अजीब कर्ली हेयर्ड आदमी को वहां देख भी पाता है। अब श्रुति सिद्धार्थ की हरकतों से तंग आने लगी थी और वो यहां से जाना चाहती थी, लेकिन तभी फ्लैट की लाइट चली जाती है और ये फ्लैट बाहर से समहाउ लॉक हो गया था। इतना ही नहीं, इन तीनों के फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। खैर सिद्धार्थ कैंडल लाने जाता है और इसी बीच श्रुति और जेकब को फ्लैट में कई अजीब लोग मिलते हैं। लाइक एक लेडी हाथ में लैंप लेके रो रही थी और अपना सर दीवार पे पटक रही थी। देन वो कर्ली हेयर्ड बंदा जो कि एक्चुअली में एक चाय वाला था और वो इन्हें चाय बना के पिला रहा था। देन एक कम हाइट वाला इंसान जो कि जेकब और सिद्धार्थ को निचली जगह पे मार के भाग रहा था। ओवरऑल घर के अंदर अनएक्सप्लेन्ड असाधारण गतिविधियां हो रही थी और कैंडल भी जलाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि कोई तो फूंक मार के कैंडल बुझा दे रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा आता है जब इन तीनों को वहां कई लोग दिखते हैं और सब के सब एकदम अलग अलग बट कॉमन पीपल लग रहे थे। अब यहां से सीन कट होके नेक्स्ट डे पे आता है जब जेकब अपने घर पे है, विच सजेस्ट कि पिछले दिन जेकब और श्रुति समहाउ सिद्धार्थ के फ्लैट से निकल पाए होंगे। यहाँ जेकब को कॉल और न्यूज़पेपर आर्टिकल से पता लगता है कि सिद्धार्थ तो एक्चुअली में एक कार एक्सीडेंट के अंदर मारा गया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को जेकब सिद्धार्थ के घर में देखा था वो सभी सिद्धार्थ की कार के नीचे आके मारे गए थे। दिस क्लियरली सजेस्ट्स कि कल जेकब और श्रुति जिन भी लोगों से मिले थे वो सब मरे हुए इंसान की स्पिरिट्स थी, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ। और ये सब एक ही एक्सीडेंट में मारे गए थे जहां सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था, वो इन लोगों को अपनी गाड़ी से मार दिया और उसी एक्सीडेंट में सिद्धार्थ खुद भी मरा। तो ये सब रिवील होने के बाद एकदम से जेकब को सिद्धार्थ का कॉल आने लगता है और उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होता है। यहीं पे ये वाली कहानी भी खत्म। नाउ कमिंग बैक टू लाइब्रेरी, उमा को यहाँ वो लैंप वाली लड़की की स्पिरिट लाइब्रेरी के अंदर दिखाई देती है जो कि उमा को डराती भी है। इनफैक्ट उमा यहाँ सेकंड स्टोरी वाली काजल की स्पिरिट को भी लाइब्रेरी में देखती है। इससे डर के उमा इनके बारे में गूगल करती है और वो पाती है कि जो भी कहानियां किताब में लिखी थी वो सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि एक्चुअल ट्रुथ था। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअल लोग थे जो कि वाकई में एग्जिस्ट करते थे और उनके साथ एग्जैक्ट वैसा ही हुआ था जैसा कि कहानी में लिखा हुआ था। इससे उमा काफी डर जाती है बट स्टिल वो अगली कहानी पढ़ना शुरू करती है। अब ये वाली कहानी एकदम ही अजीब है, इसलिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस कहानी में हम दो लोगों से मिलते हैं जिनका नाम है पामू और सरवना, और ये दोनों पीने के जुगाड़ में है क्योंकि लॉकडाउन में इनका स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में पामू सरवना को एक लोकल बार ले जाता है जो कि लॉकडाउन में
बंद पड़ गया था। इनफैक्ट बार के ओनर को कोविड हो गया था, जिससे बार में माल तो है लेकिन पीने वाला कोई नहीं। बस फिर क्या था, ये दोनों छुप छुपा कर बार के अंदर एंट्री लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये कोई भी बोतल खोलते इनके आसपास अजीब से प्राणी आ जाते हैं। ये प्राणी एलियंस थे और इन एलियंस के साथ एक लेडी भी थी जो कि खुद को भी एलियन बता रही थी। लेडी का कहना था कि वो लोग जिस जगह से आते हैं वहां उनका फूड ही अल्कोहल है और लॉकडाउन में वो भी पृथ्वी में फंस गए हैं, इसलिए वो लोग इस बार में अपनी खुराक ले रहे हैं जो कि उनका एक तरह से मील है, और वो पामू और सरवना को एक भी बोतल नहीं ले जाने दे सकते। एलियन तो ये तक कहती है कि उनके प्लैनेट पे समुद्र में भी सिर्फ अल्कोहल है और हवा में माल की स्मेल आती रहती है वगैरह वगैरह। अब पामू और सरवना के बहुत रिक्वेस्ट करने पे एलियन अग्री करती है और वो इन दोनों को बस 2 बोतल देगी, लेकिन शर्त ये थी कि इन्हें एक टेस्ट को पास करना होगा। अब ये टेस्ट एक मोरल साइंस जैसा टेस्ट था जिसमें कुछ फालतू चीजें होती हैं, लेकिन सार ये था कि इस टेस्ट के दौरान सरवना और पामू को अपनी दोस्ती और फैमिली रिलेशंस का महत्व पता चलता है। एलियंस भी इन्हीं ह्यूमन इमोशंस को सीखने पृथ्वी पे आए थे। अब भले ये दोनों इस टेस्ट को पास कर गए थे, लेकिन एलियंस इन्हें बॉटल नहीं देते, क्योंकि एलियन लेडी के हिसाब से पामू और सरवना यहाँ से दारू नहीं बल्कि कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट लेके जा रहे हैं, which is kindness, empathy, emotions and humanity। इनका महत्व इन पीने वाली चीजों से बहुत ज्यादा है और यही इन ह्यूमंस को समझना चाहिए। और इसी के साथ ये वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। अब इस कहानी के बाद उमा को लाइब्रेरी में वही एलियंस और एलियन लेडी दिखती है और उमा यहाँ से भागने की भी सोचती है, लेकिन लाइब्रेरी तो बाहर से लॉक्ड था क्योंकि भैया आनंद लॉक करके चला गया था। और ऐसे में उमा फाइनल स्टोरी पढ़ती है जो कि तकरीबन 100 साल पहले की कहानी थी। तो ये कहानी एक गांव की थी जहां 8 बच्चे गायब हो गए थे और 6 मर्द सर कटे पाए गए थे। ऐसे में गांव के अंदर थोड़ी अनरेस्ट थी और लोगों का मानना था कि एक चुड़ैल या डायन या ऐसे ही कोई विच जैसी औरत ही ये सब कर रही है, जिसे कई गांव वालों ने देखा भी है। ऐसे में गांव का सो कॉल्ड लीडर राजन्ना इस मामले की जड़ तक जाना चाहता था। अब राजन्ना कोई अच्छा इंसान नहीं था, इनफैक्ट वो तो धूर्त और लालची था। स्टिल अभी उसके ऊपर गांव वालों के द्वारा काफी दबाव डाला जा रहा था, जिस वजह से वो इस केस को लेकर थोड़ा सीरियस होता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक कार्तिका नाम की लेडी से मिल पाते हैं जो कि काफी खूबसूरत है और उसकी इस गांव में बहुत ज्यादा इज्जत है। इज्जत इसलिए क्योंकि कार्तिका दिल की बहुत ही अच्छी है और वो हमेशा सभी की मदद करती है। कार्तिका का पति फौज में था और कार्तिका को खत से पता चलता है कि जल्द ही उसका पति गांव लौटेगा। ऐसे में कार्तिका और उसका ब्रदर इन लॉ अप्पल नायडू काफी खुश थे और इस खुशी में ये लोग अपने घर पे सभी गरीबों का भोजन रखवाते हैं। भोजन के दौरान एक गरीब आदमी घर में चोरी कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। और ऐसे में कार्तिका उसे दंड देने के बजाय उसे अपने सोने का कंगन देती है ताकि वो गरीब अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। खैर भोज के दौरान राजन्ना भी यहाँ आता है और वो कार्तिका से बातचीत करता है। इनके कॉन्वर्सेशन से हम 2 बातें समझ पाते हैं। पहली बात ये कि कार्तिका का पति बहुत ही अमीर था और उसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, और दूसरी बात यह कि कार्तिका जब अपनी आंखें बंद करती है तो वो फ्यूचर देख पाती है और इन बातों को वो एक बुक में लिख देती है। इनफैक्ट वो 100 साल आगे तक की कुछ बातें देख पाई है और उसे किताब में लिख दी है। एक तरह से देखा जाए तो कार्तिका किसी ओरेकल की तरह थी और यहाँ राजन्ना इस बात को टेस्ट करता है। कार्तिका लिखती है कि आप घरों का मटका मत तोड़िएगा, और इसके बाद राजन्ना मटकों से टकरा जाता है जिससे वो मटके घड़े फूट जाते हैं। ये प्रमाण काफी था कि कार्तिका वाकई फ्यूचर देख सकती है। और ऐसे में कार्तिका कहती भी है कि उसे खुद नहीं मालूम कि वो बातें लिखती है इसलिए सच हो जाती है या फिर बातें होनी ही है जिसको कोई नहीं टाल सकता, इसलिए वो इन्हें विजन में देख के इन्हें लिख देती है। खैर तभी खबर आती है कि कार्तिका के पति आ गए हैं, बट टू आवर कंप्लीट शॉक उसके पति मृत अवस्था में यहाँ पहुंचाए गए थे। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर राजन्ना कार्तिका की संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिका उसकी चिकनी छुपड़ी बातों में नहीं आती। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि कार्तिका की एक बेटी भी है जिसका नाम है उमा देवी। खैर तो इसके बाद राजन्ना से एक इंसान मिलता है जो कि कार्तिका के घर में ही काम करने वाला एक सर्वेंट था, और इस नौकर का कहना था कि कार्तिका एक विच है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वेंट के हिसाब से वो कार्तिका को घर के अंदर कुत्ते को खाते देखा था और वही गांव में बच्चों को गायब कर रही है और लोगों को मार रही है। इस बात की पुष्टि के लिए राजन्ना रात को एक पंडित को बुलवाता है और यहाँ कार्तिका का ब्रदर इन लॉ अप्पल नायडू भी था जो कि इन बातों को नहीं मान रहा था। खैर सभी लोग कार्तिका के कमरे की ओर जाते हैं और यहाँ सबसे पहले नौकर जाता है जो कि चिल्लाते हुए पिट के वापस आता है। देन पंडित खुद जाता है और उसे भी हम गिरते पड़ते देखते हैं। ध्यान रहे कि हमें दिखाया नहीं जाता कि उधर क्या हो रहा है, बस इन लोगों की हालत से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कार्तिका ही इन्हें चोट पहुंचाई होगी। ऐसे में पंडित घोषित कर देता है कि कार्तिका किसी तरह की विच है जिसके अंदर बैड सोल है, उससे पूरे गांव को खतरा है और ऐसे में कार्तिका को पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट ये है कि सबसे पहले तो कार्तिका की जीभ काट ली जाएगी ताकि वो आगे कुछ और ना बोल सके। देन उसे
गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बेटी उमा देवी के साथ रहना होगा। इतना ही नहीं, गांव का हर आदमी एक एक करके कार्तिका के साथ फिजिकल होगा और बदले में उसे खाना पीना देगा। तो बस यही सब गंदी चीजें होने लग जाती है और एक दिन राजन्ना भी कार्तिका के साथ फिजिकल होता है। अब राजन्ना को ऐसा करते उमा देवी भी देख लेती है, जो कि बच्ची थी और वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती। खैर, उस रात राजन्ना जब अपने घर लौट रहा था तब रास्ते में उसे वही पंडित रोक लेता है। ये पंडित राजन्ना पे हमला कर देता है और भागते हुए राजन्ना अप्पल नायडू के पास पहुंचता है। अब अप्पल नायडू राजन्ना को मार देता है और इस सीन में हम पंडित, अप्पल नायडू और उस नौकर को आते देखते हैं। इस पॉइंट पे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अप्पल नायडू मेन विलन था और उसे अपने भाई और भाभी की पूरी संपत्ति चाहिए थी। भाई के मरते अप्पल नायडू एक प्लान बनाया जिसके तहत घर का नौकर राजन्ना को झूठी बातें बोला कि कार्तिका एक विच है। देन ये पंडित भी मिला हुआ था और ये लोग ऐसे नाटक किए मानो कार्तिका सचमुच में विच है, जबकि वो एक अच्छी औरत थी। देन गांव में जो कत्ले हो रही थी या फिर जो बच्चे गायब हो रहे थे, ये सारा काम अप्पल नायडू का था जो कि कार्तिका के ऊपर डाल दिया गया। इससे गांव के लोग ऑलरेडी इनरेज्ड थे और पंडित के कहने पे कार्तिका के साथ लोग ऐसा घिनौना बर्ताव किए हैं। और अब अप्पल नायडू हर उस इंसान को मार दे रहा था जो कि कार्तिका के साथ फिजिकल हो रहा था। क्यों? ताकि वो प्रूव कर सके कि कार्तिका वाकई में विच है और वही उन सबको मार रही है जो कि उसके साथ फिजिकल होते हैं। अप्पल नायडू तो खुद भी कार्तिका के साथ सोना चाहता था और इसका पता लगता है कार्तिका अपनी बेटी को लेकर भागती है। कार्तिका अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी और वो खुद को और अपनी बच्ची को खत्म करने की सोचती है, लेकिन तभी अप्पल नायडू पूरे गांव को लेके आ जाता है और कार्तिका को विच करार देता है। ऐसे में पूरा गांव भड़क जाता है और फैसला होता है कि कार्तिका को पत्थर मार मार के मारा जाएगा एंड देन उसे टांग भी दिया जाएगा। अगले दिन पूरा गांव कार्तिका को पत्थर मारता है। इनफैक्ट कार्तिका की बेटी भी अपनी मां को पत्थर मारती है क्योंकि शायद उसे भी लगने लगा था कि उसकी मां गलत है। इन द एंड कार्तिका को टांग दिया जाता है और इससे वो मारी जाती है। उमा देवी अपनी मां की लाश के पास बैठकर रोती नजर आती है। अब उस रात अप्पल नायडू बहुत खुश था क्योंकि सारी संपत्ति अब उसकी हो गई थी और यहाँ वो कहता भी है कि कुछ साल बाद वो कार्तिका की बेटी उमा देवी को भी मार देगा। लेकिन तभी हम वहां एक आत्मा को देखते हैं जो कि अप्पल नायडू, पंडित और उस नौकर पे हमला बोल देती है। जाहिर सी बात थी कि यह आत्मा कार्तिका की ही होगी जो बदला लेने आई थी। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में उमा पे आती है, जिसके पीछे हम पहले कार्तिका और फिर उमा देवी की आत्मा को देख पाते हैं। उमा इससे काफी डर गई थी और वो अपनी फ्रेंड प्रिया को कॉल करती है। अगले सीन में हम उमा को अपने घर पे देखते हैं और प्रिया यहाँ पता लगा के आई थी कि इस बुक का राइटर कौन है। टू आवर सरप्राइज इस बुक को कार्तिका ही लिखी थी और तभी तो ये सब पॉसिबल है कि ये बुक 100 साल पुरानी होते हुए भी इसमें लेटेस्ट टाइम की स्टोरीज भी थी। जरूर कार्तिका ये सब फ्यूचर देख पाई थी एंड दिस ऑल्सो शोज कि कैसे कार्तिका को खुद का भी फ्यूचर पता था, स्टिल वो उसको बहादुरी से झेली। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब हम जान पाते हैं कि उमा का पूरा नाम था उमा देवी कार्तिका। जी हाँ दोस्तों, दिस पॉइंट्स कि कहीं ये नई जनरेशन की उमा देवी कार्तिका 100 साल पहले वाली कार्तिका की रीइंकार्नेशन तो नहीं। अगर रीइंकार्नेशन है तो जो भी ये नई जनरेशन वाली उमा फ्यूचर के बारे में लिखेगी वो सच हो जाना चाहिए। बस फिर क्या था, उमा फौरन एक नोटबुक में लिखती है कि उसे भूख लगी और उसे गरम गरम खाना चाहिए। उसके ऐसा लिखते प्रेशर कुकर आवाज करता है, यानी वाकई गरम खाना तैयार था। अब प्रिया इस बात को नहीं मानती क्योंकि प्रिया ही कुकर में खाना चढ़ाई थी एंड दिस वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। इसके बाद उमा आंख बंद करके कुछ इमेजिन करती है एंड देन लिखती है कि उसे मारने के लिए एक सैंटा पीछे पड़ा है जिसके एक हाथ में बेल है और दूसरे हाथ में एक्स बोले तो कुल्हाड़ी। अब ये लिखते डोर पे नॉक होता है, लेकिन ये नॉकिंग प्रिया का भाई आनंद कर रहा था जो कि प्रिया को वापस घर ले जाने के लिए आया था। तो प्रिया यहाँ से चली जाती है और उमा को ये फ्यूचर देख पाने वाली बात बकवास लगती है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर देखती है वो थोड़ी दूर पे एक सैंटा को पाती है जिसके एक हाथ में बेल थी और दूसरे हाथ में एक्स। वो सैंटा उमा की तरफ बढ़ता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी करुण गाप्पियम फिल्म की कहानी और फिल्म के एंडिंग को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि नई जनरेशन वाली उमा देवी कार्तिका 100 साल पहले वाली कार्तिका की रीइंकार्नेशन है और वो जो सोच के लिखेगी वो रियल में होगा। इस किताब को कार्तिका ही लिखी थी और तभी 100 साल पहले लिखे जाने के बावजूद इसमें लेटेस्ट टाइम की रियल स्टोरीज थी क्योंकि कार्तिका फ्यूचर देख पाती थी। कार्तिका बोली भी थी कि वो कुछ ऐसी चीजें देखती हैं जो वो समझ नहीं पाती लेकिन स्टिल वो लिख देती है। मूवी के एंड में टू बी कंटिन्यूड लिखा गया है विच मींस कि इस फिल्म का अगला भाग भी आ सकता है और ये जब भी आएगा मैं एक्सप्लेनेशन लेकर जरूर आऊंगा। अब यहाँ एक सवाल है विच इज कि कार्तिका बस फ्यूचर देख के उसे लिखती थी या फिर वो जो लिखती थी वही सच हो जाता था। इन दोनों बातों में डिफरेंस है एंड आई पर्सनली फील कि कार्तिका फ्यूचर देख के लिखती थी, वरना वो खुद के बारे में इतना बुरा क्यों ही लिखती। या ये हो सकता है कि अपनी माँ के बारे में उमा देवी लिखी हो क्योंकि राइटर का नाम था उमा देवी कार्तिका। इसको लेके आप अपनी थियरीज भी बना सकते हैं और आपकी थियरी क्या है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें
हमें सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।